Congratulations, brother. कैसा लग रहा है? Rank सबसे 49, first page. फर्स्ट पेज तो काफ़ी यूफोरिक होता है बट आई थिंक मेजरली बस रिलीफ है कि भाई इस पूरा जो साइकिल है विच इज़ इन अ सेंस नेवर एंडिंग तो उससे एक बार आप थोड़े रिहा हो जाते हो तो थोड़ी रिलीफ होती है कि बस फिर से नहीं लिखना. That is true. Over the years, trends भी काफी change होते हुए देखे हैं पेपर में. Prelims, mains, इंटरव्यू तो खैर हमेशा से ही एक कॉमन एक्सपीरियंस रहता है, डिफरेंट फॉर एवरीवन. बट तेरा क्या व्यू है? मतलब आई थिंक कि ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी है वो पेपर की बढ़ रही है एंड राइट फ्रॉम द प्रिलिम स्टेज आई थिंक कि प्रिलिम्स का जैसे GS1 का पेपर आ रहा है सी साइड की तो बात अभी कर ही लेंगे. आई थिंक जिस तरीके के उन्होंने ऑप्शंस चेंज करने शुरू किए हैं दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर वन टू अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन. भले ही उसको पता हो कि भाई 3 स्टेटमेंट भी अगर आपको पता है 4 में से तभी भी आप एक 50-50 चांस पे आते हो विच मेक्स द पेपर वेरी डिफिकल्ट. एंड तेरे को क्या लगता है इसके वजह से लक का रोल जो है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है क्या है? आई थिंक अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि 2022 में हमने देखा था ऐसे शायद 6-7 क्वेश्चंस थे. इस बार 50 से ज़्यादा सवाल इसी टाइप के थे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो मुझे लगता है कि अब इसमें CSAT का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, क्योंकि कट ऑफ्स गिरते जा रहे हैं और जिसने CSAT क्लियर किया है बेसिकली वही अकेला बचता है जो रेस में compete भी कर रहा है दूसरों के लिए. और CSAT भी मुश्किल होता जा रहा है 2 साल में, तो है ना. ये तो है ही एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ईयर अगर हम सोचें सिंस द इंसेप्शन ऑफ CSAT कि CSAT और GS के कट ऑफ में 10 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं है. सो दिस इटसेल्फ शोज कि CSAT कितना ज़्यादा मतलब मेक और ब्रेक हो चुका है अब. एग्जैक्टली. पहले बिकॉज मेरी खुद की जो स्ट्रैटेजी ये रहा करती थी कि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, उसमें एक्यूरेसी बहुत प्रेडिक्टेबल होती है कि अगर आपका सही आंसर पहले आ जाता है और फिर आप चेक करते हो कि वो ऑप्शंस में अवेलेबल है या नहीं है. अगर कई बार नहीं भी होता है तो एक उसका मल्टीपल देख लोगे या फैक्टर देख लोगे. तो वो थोड़ा मैनेजेबल होता है. इस बार मैथ्स भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया था मेरे खुद के ओपिनियन में, तो इंग्लिश के लिए मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा. तो मैंने क्लियर तो किया CSAT, बट उसका भी मार्जिन ज़्यादा नैरो हो गया. पिछले साल तक मैं 100+ के साथ क्लियर किया करता था, अब इस बार मेरा ऐसे 75 के आसपास आ गया. क्योंकि अटेम्प्ट्स ही कम हो गए ना. मतलब आई थिंक दैट मेरी इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करनी शुरू की थी स्ट्रैटेजी थी कि भाई 50 तो मार्क करनी है CSAT में, दैट इज़ द मिनिमम. 60 हो जाए देन दैट इज़ गुड. और इस बार 40 हो पाए मार्क. सो आई थिंक ये वाली चीज़ तो है ही. चलो लीविंग CSAT इन मेंस ऐसे के पेपर में आ जाते हैं. ऐसे में आई थिंक तूने शायद सबसे हाईएस्ट, मैंने तो सबसे हाईएस्ट देखे 152, उससे ज़्यादा तो मैंने देखे नहीं. सो क्या थी ऐसे की स्ट्रैटेजी, ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे कैसे करें? तो मेरे को लगता है यार ऐसे एक टाइम पे बहुत स्ट्रेट जैकेट GS का इलोंगेटेड फॉर्म आता था कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट एग्रीकल्चर, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे ही आता था, कॉमन थीम्स पे बहुत मैंडेटरीली. अब वो बहुत क्लियरली एक फिलोसफिकल डायमेंशन में जा चुका है कि अब इट इज़ मैंडेटरी एन एक्सपेक्टेशन बाय UPSC कि आपको फिलोसफिकल होना ही पड़ेगा. क्वेश्चंस लाइक मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन या विजडम फाइंड्स ट्रूथ, जो पिछले 3-4 सालों में एक ट्रेंड रहा है, वो अब बहुत क्लियरली और कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल डायमेंशंस की तरफ जा रहा है. मेरा इससे बेनिफिट हुआ. मैंने पिछले अटेम्प्ट में डिसाइड कर लिया था कि मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ. मैं एक स्ट्रेट जैकेट स्ट्रक्चर में नहीं रहने वाला जहाँ पे मैं इनिशियली एक मेन आर्ग्यूमेंट, एक सब आर्ग्यूमेंट और फिर एक काउंटर व्यू पॉइंट दूंगा. मैंने सोचा कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा और आई थिंक वो मेरे लिए वर्कआउट किया, क्योंकि 152 अगर आए हैं तो दोनों एसेज में ही 70+ तो आए होंगे नॉर्मली. तो ये था. एंड मोस्ट कैंडिडेट्स जिन्होंने मीन्स लिखा था आई थिंक दे स्ट्रगल टू स्कोर कंबाइंड इवन. अगर क्वालिफाइड तो इंटरव्यू के लिए छोड़ो, जो 10-12 हज़ार 14 हज़ार जितने भी लोग थे, जिस तरीके के ऐसे के मार्क्स हैं, इवन इन टॉप 100 काफ़ी लोग हैं जिनके डबल डिजिट में स्कोर है ऐसे में. 90s 80s काफ़ी कॉमन बन गया, जो इससे पहले तक नहीं होता था. कि अगर आप एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते थे, आप पेस्टल अप्रोच जो कि अलग अलग डायमेंशन ओपन कर देते थे, तो यू कुड एक्सपेक्ट कि आपके 110 120 तो आ ही जाएंगे. तो ये तो एक ट्रेंड मैंने ऐसे में देखा ही है. मेंस GS के बारे में क्या ख्याल है? अलग अलग पार्ट्स 1 2 3 एंड देन 4. आई थिंक 1 2 3 जो है आई थिंक उसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है व्हेन वी कंपेयर टू प्रीलिम्स और रादर दी ऐसे पेपर. बट आई थिंक कि कुछ कुछ चीज़ें रिसर्जेंस हो रहा है टॉपिक्स का, इवन क्वेश्चंस का, कि सेम क्वेश्चंस जो उतने ज़्यादा शायद रिपीट नहीं होते थे
क्वेश्चन बैंक भी, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें आप ओवरनाइट नए कॉन्सेप्ट्स या हिस्ट्री में हाँ। नए इवेंट्स क्रिएट तो होते नहीं है. सो यूपीएससी नीड्स टू रिसाइकल दो सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अब पीवाईक्यूज की जो इंपॉर्टेंस पहले तो थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई. डू यू थिंक कि ऐसा ही है? हाँ, प्लस मुझे लग रहा है कि अब GS1 खास तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी डोमेन की तरफ एंटर कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, जो कि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है. और काफ़ी लोगों को अब्रेस्ट ऑफ सोशल चेंजेस भी होना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम का जेंडर पे क्या रिलेशन इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर सोशल मीडिया का अलग अलग एज ग्रुप्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है. ये चीज़ें मुझे लगता था कि अभी तक सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले तो पढ़ते ही होंगे, बट बाकी लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, जो अब मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया है. एंड हिस्ट्री में भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं मेजर इवेंट्स हिस्ट्री के, ज़्यादा माइनर इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, इन्वेंशंस ऑफ मिडिवल इंडिया, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले शायद नहीं देखी थी. तो GS1 तो मुझे लगता है मुश्किल होता जा रहा है, बट GS2 और 3 मुझे लगता है फिर भी काफ़ी कंसिस्टेंटली सिमिलर है. 4 के बारे में अपना ओपिनियन बताओ, तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्कोर आया है हर साल. सो 4 आई थिंक इज़ अ पेपर जिसका हमने जब अपने एक सीनियर से बात की थी जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसने कहा था एथिक्स इज द ओनली पेपर जहाँ पे देर इज नो करेक्ट आंसर इवन फॉर अ प्रोफेसर. मतलब बाकियों में भी देर इज नो करेक्ट आंसर, बट एथिक्स इज द ओनली पेपर इवन फॉर अ प्रोफेसर देर इज नो करेक्ट आंसर. सो आई थिंक जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिनका कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं है, आई थिंक आप आंसर कितना अच्छा लिखो उससे मार्क्स में उतना वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग द सेम कीवर्ड्स, द सेम एग्जांपल्स, द सेम पॉइंट्स. सो आई थिंक ऐसे एंड एथिक्स भी, इन दोनों में जितना आप यूनिकनेस अपनी दिखा पाओ, मैं वो यूनिकनेस जैसे डायग्राम से लाता था, एग्जाम्पल्स लाता था जो थोड़े अजीब हों, कि किसी रैंडम न्यूज़पेपर में अगर कोई एग्जाम्पल आ गया, नॉट वेरी फेमस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लाइक गांधी. उसके अलावा अगर कोई, जैसे एक बिहार के टीचर थे जिन्होंने कोविड के समय अपनी पूरी सैलरी जो थी वो लेने से मना कर दिया था, क्योंकि कहा था क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं खुले से, तो हाउ कैन आई टेक अ सैलरी. सो आई फाउंड इट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. सो आई थिंक कि जितना आप यूनिक बना पाओ अपने एथिक्स के पेपर को, सिमिलर आई थिंक इज द केस विद ऐसे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि देर इज नो करेक्ट आंसर. इट इज बेसिकली दैट यूनिकनेस. इज ट्रू. अगर हर कोई गांधी और हिटलर यूज करता जाएगा, हाँ. तो एक एग्जामिनर भी एक पॉइंट के बाद थक जाएगा, वो उसको एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट की तरह ही मार्क मानेगा, करेगा. एंड एवरेज पॉइंट्स विल ऑफ कोर्स फेच एवरेज मार्क्स. करेक्ट, आई एग्री कंप्लीटली. पर इस पूरी प्रोसेस में हाउ डिड यू फील आफ्टर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू? सो आई थिंक प्रीलिम्स के बाद, आई थिंक फॉर द फर्स्ट प्रीलिम्स जो भी फर्स्ट टाइम दे रहा है, इफ़ ही सीज की उसका क्वालिफाई हो रहा है, तब आई थिंक फर्स्ट यूफोरिया उसको फील होता है कि यार मतलब कुछ मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, कुछ आई एम सीइंग द रिवॉर्ड, आई विल राइट मेंस. बट प्रीलिम्स में क्योंकि टाइम नहीं होता, 3 महीने बाद आपका मेंस है, सो वन इज नॉट एबल टू एंजॉय दैट यूफोरिया. उसको एक हफ्ते में ही वापस लगना होता है. एंड आई थिंक विद इंक्रीज्ड विगर, आई थिंक पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो 3 महीने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 months ऑफ द प्रिपरेशन. उससे पहले आपने जो भी किया, उसके बाद आप जो भी करोगे, दोज आर द 3, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 months. मेंस के बाद आई थिंक इज अ सेंस ऑफ रिलीफ. सबसे पहले तो रिकवर करने में बहुत फिजिकली भी एंड मेंटली तो आपको लग जाते हैं 2-3 दिन. उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस योर प्रेप यू गेट कंप्लीट फ्रीडम कि भाई अब 2-3 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता, आई डोंट थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन 6-7 महीने की होती है इन माई पर्सनल ओपिनियन, तो इसलिए आपको 2-3 महीने फ्री मिल जाते हैं. एंड इंटरव्यू के बाद फिर से वो एंजाइटी वापस आ जाती है कि यार अब रिजल्ट तो आने वाला है. आई एग्री, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपना मेंस दिया था, तब मैं काफ़ी खुशी के साथ कि चलो शायद ये मेरा आखिरी मेंस है, ये सोच के आया था. जब मैंने सेकंड टाइम अपना मेंस दिया, तब भी मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि ये वाला मेरा आखिरी मेंस हो. तीसरा मेंस लिखते टाइम मेरे पास ऐसी कोई आशाएं नहीं बची थी. अब देखते हैं ये दास्तां कहाँ जाएगी. पर ये तो सच है कि मेंस के बाद हर बार जो एक सुकून की सांस आती है अंदर, वो इंटरव्यू के बाद भी नहीं आती और वो प्रीलिम्स के बाद भी नहीं आती. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? सो मेरा तो काफ़ी डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस रहा है. 2 इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने. फर्स्ट बार में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था एंड इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो ठीक ही गया था, बट मार्क्स काफ़ी एवरेज थे, 165. सेकेंड टाइम उसी की वजह से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मॉडरेट हो गई थी, लेकिन मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे. सो मतलब इट वॉज कि ऑपोजिट्स अट्रैक्टेड.
इन बोथ टाइम्स, एक्सपेक्टेशंस एंड रिजल्ट के बीच में? हम्म तेरा कैसा था? मेरे काफ़ी डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइप की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे। 3 अलग अलग बोर्ड्स भी थे, टीसी आनंद सर, चौबे सर और शीलवर्धन सर। और हर बार एक बहुत ही डिफरेंट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। आई थिंक द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड कांस्टेंट वाज कि हर किसी को इंटरेस्ट था कि मैं एक लॉयर हूँ, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे शायद हर किसी का एक ओपिनियन हो सकता है, बी इट कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ। तो अबाउट हाफ और 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ, बट नेवर बाय द चेयरपर्सन। कि आई इन फैक्ट वेरी क्लियरली रिमेंबर in my second interview I entered the room and Chaube sir read out my DAF and Shubham, you're a lawyer, you have worked on arbitration, etc, etc. Now keeping law aside, tell me something about interstate rivers and whether it affects the structure of federalism or not. कि it was they aimed कि हम आपके DAF से बाहर भी आपको एक बार टेस्ट करना चाहते हैं। और वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी था कि सडनली दिख गया कि वो भी चाहते हैं कि हम अपने रियल जोन में आए, कि सिर्फ एक प्री प्रिपेयर्ड आंसर सेट पे ना ऑपरेट करें। और हम आ भी गए कि वो भी सक्सीड किए। दैट वाज एक्चुअली द अटेम्प्ट जिसमें मैं भी सक्सीड किया था। तो वो एक प्लेजेंट मेमोरी की तरह भी रहता है। इंटरव्यू आई थिंक ऐसे भी इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि मतलब सब्जेक्टिव तो है ही, इररिस्पेक्टिव की मार्क्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट पे नहीं देखें हम, सो इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ। कि आपने कभी नहीं जाना कि मैं जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ वो कैसी जगह है, वहाँ के डायनेमिक्स क्या हैं, फिर मैं किस तरीके से इवॉल्व हुआ हूँ थ्रू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स की क्या जर्नी रही है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आई थिंक इंटरव्यू का। आई एग्री, खास तौर पे आई थिंक सिविल सर्विसेज में, वेयर मोस्ट ऑफ अस एंटर द रेस फर्स्ट and then we decide कि हमें ये क्यों करना था, कि why do you want to become an IAS officer, which is the most difficult question to answer exactly एक interview preparation में। तो I think वो self discovery बहुत important भी होती है कि once you go through that entire journey, you emerge out a better person, that you know a lot more about yourself, generally about the world as a whole, about people, कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, and it's the only place जहाँ आपके opinions के ऊपर आपको evaluate किया जाता है। तो आप खुद भी अपने opinions बनाने की कोशिश करते हो। अभी तक आपके पास facts आ चुके होते हैं कि आपने आप दूसरों के हिंदू के एडिटोरियल्स के opinions को आंसर्स में बस ट्रांसफर कर रहे हो बेसिकली मेंस तक, एंड यहाँ पे फिर आप सारे ओपिनियंस पढ़ के खुद अपना एक पॉइंट सोच रहे हो। ये तो है ही। सो चल फाइनल उस पे आते हैं कि वी हैड अ वेरी गुड पीयर ग्रुप। सो यू वर देयर, आई वाज देयर, मानव था who is also in the IPS, there was Anmol again in the IPS. So do you think that having a good peer group, और ज़्यादातर काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं, मतलब इवन फ्रॉम IIT तूने तो देखा ही होगा, इन NPA काफ़ी सारे लोग साथ में सेलेक्ट हो जाते हैं। So what is this effect of having a good peer group? यार आई थिंक ये तो सच है, you're the average of the 5 people around you। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पर वो कितना मोटिवेट कर सकते हैं ये भी एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनको इस जर्नी के बारे में नहीं पता। उनको शायद आपके बारे में आपसे बेटर पता होगा, और उनको यूपीएससी के बारे में नहीं पता। तो उनका सपोर्ट बहुत लिमिटेड हो जाता है। वो जब आप खास तौर पे जब आप बहुत हताश त्रस्त होके बैठे होते हैं एकदम हार पिट के किसी दिन कि नहीं हो रहा, मॉक्स में 4 मॉक्स दे दिए और अभी तक मार्क्स नहीं आए किसी में, या फिर आपने किसी कोचिंग को अपने आंसर सबमिट किए थे और उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आप बस बैठे होते हैं और आप फिर अपने किसी ऐसे दोस्त को ही रीच आउट करना चाहोगे जो समझ सके। और जो समझ सके, अगर आप एक बार बात उससे करना शुरू करते हो तो फिर हंसी मजाक में सारा मूड बैलेंस हो जाता है। आई थिंक आप भी ऊपर हो जाते हो, और अगर कोई और बहुत अपने नवे आसमान पे उड़ रहा होता है तो वो भी हम्बल हो जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ, एंड ऐसे ही इनफॉर्मल डिस्कशंस के समय, क्योंकि आप पूरे टाइम करंट अफेयर्स, करंट इवेंट सब्जेक्ट से हो, तो आप इनफॉर्मली भी डिस्कस करने लगते हो कि यार पॉलिटी में ये चीज़ तूने ऑब्जर्व की, तो कोई बंदा अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे देता है कि यार मैंने देखा है कि फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोस्ट्स हैं उनको हमेशा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ऐसी एक ऑब्जर्वेशन कभी आ गई शुरुआत में। या एनवायरनमेंट की बॉडीज़ में आप देख लो कि हमेशा प्यूनिटिव पावर्स दी होती हैं जनरली, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डोमेन। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस कभी कभी पेपर में भी लड़ जाती हैं, जो आपने ऐसी इनफॉर्मल डिस्कशंस ऐसी मजाक में। कई बार स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें, कि अगर कोई GS3 का क्वेश्चन आएगा और उसमें आप अलग अलग टाइप के सब हेडिंग्स क्या बना सकते हो, ये सब क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियसली बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं इनफॉर्मल डिस्कशंस के टाइम पे, एंड उनको एक्सप्रेस भी कर देते हैं, और फिर वो हंसी मजाक की वजह से वो याद भी रह जाता है। हाँ,
बट वो भी तो है कि इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड ना. सो इफ यू आर द एवरेज ऑफ द 4 people and the 4 people are not studying, then the chance is that you are also not studying. चूज वाइज कंपनी. Yes. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और कुछ अगर आप तेरे को तो इतने साल हो गए, अगर कोई नॉर्मल बंदा है जिसको घुसना है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो क्या होंगे ऐसे 2 गोल्डन रूल्स अगर तेरे को देने होंगे इस पूरी प्रिपरेशन के लिए? यार 2 गोल्डन रूल्स मेरे को लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी विल ट्रम्प इंटेंसिटी. आप एक बिल्कुल. दिन 12 घंटे पढ़ो और फिर अगले 2-3 दिन कुछ मत करो, वर्सेस आप रोज 3-4 दिन से 4-4 घंटे पढ़ते रहो. उस 4 घंटे की वैल्यू ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है. और आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव कर पाओगे. जो 12 घंटे से आप कभी 14 घंटे नहीं आ पाओगे 4 दिन बाद. तो ये तो मेरे को लगता है मेरी खुद की भी फर्स्ट लर्निंग थी कि आप ग्रेजुअली ही बढ़ोगे. सेकेंड रूल मुझे लगता है कि जो निष्काम कर्म गीता में दिया हुआ है कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. कि हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, कि एक परफॉर्मेंस जो हम दे रहे हैं, चाहे वो मेंस में हो कि हम आंसर लिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम सही लिख रहे हैं, इंटरव्यू में हो कि उन्होंने हमसे सवाल पूछा, हम उसका जवाब दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को कैसा लगे वो हमारे हाथ में नहीं है. हो सकता है सेम आंसर जो हमने दिया हो वो अलग अलग पैनलिस्ट को अलग अलग तरीके से भा जाए या बिल्कुल लगता ही होगा ऐसा. बुरा लग जाए, हो सकता है किसी को. सो बेसिकली इतने अनकंट्रोलेबल्स हैं इस प्रिपरेशन में कि बहुत ज़्यादा सक्सेस से उड़ना भी नहीं चाहिए कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, बहुत ज़्यादा हताश भी नहीं होना चाहिए अगर नहीं निकला. एंड द कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ द ओनली थिंग जो आपको, मतलब जितने साल लगे, कुछ लोग लकी होते हैं फर्स्ट में ही हो जाता है उनका, कुछ लोग थोड़े कम लकी होते हैं, उनको थोड़े टाइम करना होता है. बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आप करते रहें तो इवेंचुअली, आई थिंक इवेंचुअली बीइंग द कीवर्ड, आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा. हाँ, and I think in that process it's very important to have gratitude that you're not alone in this journey. There are people supporting you, there are parents, there are friends, there are mentors who are constantly working कि आप succeed कर जाओ. ज़्यादातर लोग इस जर्नी में खुद से कुछ नहीं चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए ही भला चाहते हैं. हाँ. और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बार बार पानी में से अपना सर निकाल के देखते हैं कि कितने लोग उनके लिए बस दुआ कर रहे हैं. तो आई थिंक वो ग्रैटिट्यूड भी अगर अपने अंदर इंकलकेट करे तो खुद की भी जर्नी थोड़ी सी आसान लगती है, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है. स्ट्रेस कम होता है ना, आपका मूड एंड मेंटल हेल्थ जो होती है वो हमेशा मतलब थोड़ी पॉजिटिव रहती है. हाँ. चलो, नाइस हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. सी यू सून. ऑल द बेस्ट फॉर अकेडमी एंड ऑल द बेस्ट टू एस्पिरेंट्स जो कि आगे ये एग्जाम कंटिन्यू करने वाले हैं लिखना.